क्षितिज पर सूरज उगने के साथ ही गांव की हर चीज अंगड़ाई लेकर अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। हरे भरे खेतों में हवा झूमकर कुछ कहती सी लगती है। किसान अपने बैलों को लिए खेत की ओर चल पड़ते हैं। उनके खुरों की टाप धूल उड़ाती चलती है। गांव का सहज जीवन कभी-कभी किसी कोमल मन पर अमिट छाप छोड़ जाता है और एक ऐसी प्रतिभा जन्म लेती है जो देश भर पर अपना प्रभाव छोड़ जाती है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन भी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही छोटे से गांव की अमर देन हैं। गांव की सोंधी मिट्टी को जीवन के गूढ़ रहस्यों के साथ गूंथकर कविता लिखना सुमन जी के रचनाक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। इस मिट्टी की पुकार उनके अंतर्मन को झंझोड़ती है, उद्वेलित करती है और जन्म देती है कविता को। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। आशा में निश्चल पल जाए, छलना में पड़कर छल जाए, सूरज दमके तो तप जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए। और यूं तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी की हस्ती क्या, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। फसलें उगती फसलें कटती लेकिन धरती चिरउर्वर है, 100 बार बने 100 बार मिटे लेकिन मिट्टी अविनश्वर है। मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है। देखोगे सो बार मरूंगा, देखोगे सो बार जीऊंगा। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। मिट्टी में स्वर है, संयम है, होनी अनहोनी कह जाए, हंसकर हाला हल पी जाए, छाती पर सब कुछ सह जाए। और यूं तो ताशों के महलों से मिट्टी की वैभव बस्ती क्या, भूकंप उठे तो ढह जाए, बूढ़ा आ जाए बह जाए। लेकिन मानव का फूल खिला पाकर जिस दिन वाणी का वर, विधि का विधान लुट गया, स्वर्ग अपवर्ग हो गए न्यौछावर। तो कभी मिट जाता लेकिन उसका उच्छ्वास अमर हो जाता है। मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है। सन 1915 उन्नाव जिले का झगरपुर गांव। यही नाग पंचमी के दिन एक किसान परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। पिता थे शिव भक्त, सो पुत्र का नाम रखा शिवमंगल सिंह। माटी की महिमा गाने वाले सुमन का बचपन इसी गांव की मिट्टी में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हुए बीता। सबसे पुरानी स्मृतियों में घर के सामने बना देवी का चौराहे और फाग गाते लोगों के स्वर। सुमन जी के गांव की मिट्टी आज भी उन्हें वहीं खींच ले जाती है। गांव के लोग उनसे अपनी बातें कहते सुनते हैं। उन्हें नाज है कि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने उनके गांव का नाम देश भर में रोशन किया है। गांव की अमराइयां, बचपन के खेल, झगरपुर की हाट और भगीरथी के तट पर गंगा दशहरे के मेले में उमड़ता हुजूम, कुश्ती का शौक और माँ के बनाए मीठे पुओं का स्वाद सुमन जी से 5 वर्ष की उम्र में ही छूट गया। शिक्षा के लिए उनके पिता उन्हें रीवा ले गए, जहां उनके जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन बचपन की स्मृतियां इतनी गहरी हैं कि उनकी झलक आज तक सुमन जी की रचनाओं में मिलती है। अतीत की परतों को हल्का सा कुरेदने पर ही यादों के बांध टूट पड़ते हैं। मेरा जन्म नाग पंचमी को हुआ था 1915 में। फिर मैं यहाँ रहा 5 साल की उम्र तक। मेरे पिता साहब बख्श सिंह, माँ कैलाशा देवी वहाँ
जनरल हो गए थे स्टेट आर्मी में, रीवा। तो मैं इतना लाडला था कि 5 बरस की उम्र में कोई दूध नहीं पीता, मैं तब भी मैं दूध पीता रहता था। कहती थी, जब कहती थी तुम्हारे बाप मेरा दूध छुड़ा के तुमको ले गए थे 5 साल की उम्र में, तो यहाँ से रीवा चला गया था। रीवा में वो जनरल थे, हमारे अंकल भी थे, उनको जागीर मिली थी। रीवा में पिता सेना के बड़े अधिकारी और जागीरदार थे और चाचा रीवा नरेश के एडीसी। बड़ी बहन का विवाह रीवा नरेश से हो गया था और इस तरह उनका परिवार राजकुल में शामिल हो गया, जहां उनका बचपन राजसी ठाट बाट में बीता। फिर 7वीं के बाद बीए तक मैं ग्वालियर में ही पढ़ा और उसके बाद फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय चला गया। तो एमए, एलएलबी, डीलिट तीनों मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। वहाँ रिसर्च भी किया, फिर डॉक्टर हो गया, फिर वहाँ पढ़ाने भी लगा। हमको क्लासेस भी देते थे, कंपोजिशन क्लासेस खास करके। हम सोचते थे कि वहाँ हम प्रोफेसर हो ही जाएंगे, पर प्रतिदिन लेक्चरर जो जगह खाली हो गई तो। मगर तब तक भाई वहाँ ग्वालियर में थे, विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में वो पोस्ट एडवर्टाइज हुई, विज्ञापित हुई लेक्चरर की। तो भाई ने कहा कि अप्लाई कर दो इसमें, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट हम आए थे एमए में, हिंदी यूनिवर्सिटी में, हिंदी में। तो हमने कहा नहीं, हम तो वहाँ पढ़ा रहे हैं, अब इसी गए कि जरा जगह खाली हुई तो हमें को मिले, सीनियर मोस्ट हम ही वहाँ। अरे मत जाना, अप्लाई करने में क्या हर्ज है। हमने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू में गए तो उस ज़माने में पीएचडी तो बड़ी बात, फर्स्ट क्लास से ही बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो मुझे एकदम अपॉइंटमेंट मिल गई। तुम कहा अच्छा तो ले अब हो गए तो आई हुई चीज़ क्यों छोड़ते हो। तो हम अपना सामान वान लगे वहाँ पहुँचे 1942 में ग्वालियर। पहले गए थे विद्यार्थी के रूप में, फिर गए उसमें लेक्चरर के रूप में, और मेरे विद्यार्थी वहाँ पर हुए अटल बिहारी वाजपेयी भी मेरे विद्यार्थियों में से थे। फिर उसके बाद तो वहाँ लेक्चरर हो ही गए थे, पर वहाँ जब हम पढ़ने गए थे वहाँ, तब मेरे जीवन में पहले ये अचानक कहीं से कविता के संसर्ग या जो कुछ हो, परंपरा से होते हूँ या संस्कार जैसे कहते हैं वो होते हूँ, शुरुआत वहीं से हुई, ग्वालियर से। ग्वालियर से शुरू हुई उनकी काव्य यात्रा काशी में जाकर अपने शिखर पर पहुंची। यहाँ उन्हें मिला एक ऐसा साहित्यिक माहौल जिसमें राहुल सांकृत्यायन, निराला, दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे साहित्यकारों का प्रभाव उन पर पड़ा। वे उस युग में जी रहे थे जो भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और गौरवशाली समय था। एमए की पढ़ाई के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ उन्हें पंडित रामचंद्र शुक्ल और पंडित केशव प्रसाद मिश्र का मार्गदर्शन मिला। सुमन जी के पहले काव्य संग्रह हिल्लोल का प्रकाशन भी इसी काल में हुआ। इसकी भूमिका पंडित केशव प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। इसी माहौल में सुमन जी की कविता का स्वर और प्रखर होता चला गया। काशी निवास ने सुमन जी के जीवन को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया। यहाँ उनकी आस्थाएं अनेक दिशाओं में प्रेरित हुईं। जब राष्ट्रीयता ने उन्हें आवाज दी तो युवा सुमन लगातार प्रगतिशीलता की ओर बढ़ते गए और उन्हें अपने समय की महान विभूतियों का संपर्क मिला। उनकी स्मृतियां इतिहास की अमूल्य धरोहर बन गईं। इस चित्र को देखकर से मेरा बड़ा संबंध है। असल में हुआ ये था कि जब रजत जयंती हुई बसंत पंचमी 1942, और उसमें मालवीय जी रिटायर हुए थे, अवकाश प्राप्त किया था, राधा कृष्णन को अपने स्थान पर कुलपति बनाया था, वाइस चांसलर बनाया था। उस दिन सवेरे तो 3 बजे फंक्शन शुरू हुआ दीक्षांत समारोह का। गांधी जी आए मिलने मालवीय जी से, कर्टसी कॉल। तो मालवीय जी ने मुझसे कहा था कि तुम एक कोरस गान लिखो इस मौके के लिए, रजत जयंती महोत्सव के लिए। जैसे ही मेलवा का कवि को बुलवाओ, सीधा शुद्धन सिंह मोटर लेके लग के यहाँ से और कहा कि बाबू याद कर रहे हैं। चलो, मैं घबराया, हम क्यों, अंदर जाओ। देखा तो गांधी जी यही चित्र ऐसे बैठे। तो मैं तो पहले हक्का बक्का बोल, जो विश्व के महानतम गांधी मालवीय को इतने पास से देखने उत्सव था, धन्यवाद काफी था। बोले कब तक सुनाओ गांधी जी को। तो यहीं बैठा जी, चरणों से जरा हट के
वो कमरा था उधर वाला, उसमें जो मैंने शुरू किया, हमारा विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय, हमारे ज्ञान का मंदिर, हमारे ध्यान का मंदिर, बसा गंगा किनारे विश्व के सम्मान का मंदिर, उठी बज बीन वीणा पाणी की, मृद ताल स्वर लय मय, हमारा विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय। जो तीसरा छंद मैंने शुरू किया, महाराज बोले इसे काट दो, ठीक नहीं है। गांधी बोले ये नहीं कट सकता, मैं कहता हूँ तो तुम आगे पढ़ो। वो गुजराती तो मैं नहीं, मैं कहता हूँ मैं बोलते थे, और नहीं नहीं ये नहीं कर सकता, तो मैंने फिर पढ़ा। और छंद क्या था, बड़ा मासूम, वायु धर्म का बंदा, फिरा दर दर किया चंदा, और खड़ा ही कर दिया उसने पुनः भारत का नालंदा, हमारे विश्वकर्मा की, हमारे मालवी की जय, हमारा विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय। उसके बाद हम भाग गए, पैर छुए और चुपचाप। अब यही नहीं कहा कि तुम बड़े अच्छे कवि हो, बड़े महत्वपूर्ण बातें करने होंगे, पर हमारा पक्ष सोचिए कि विश्व के दो महान व्यक्तियों को हमने सुना दिया, हम तो हमेशा के लिए धन्य हो गए। सरस्वती के प्रसाद का इससे बड़ा मुझे कोई आशीर्वाद जीवन में आगे भी नहीं मिल सकता है, इसलिए मुझे ऐतिहासिक क्षण उसमें हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर सुमन का स्वर और प्रखर हुआ और उनकी काव्य चेतना में राष्ट्रीयता का स्वर पैदा हुआ। ये ओजस्वी स्वर अनेक रचनाओं में झलकता है, जहां कवि कविता द्वारा सामाजिक राजनैतिक घटनाओं से जूझता है, किसी भी वरदान की अपेक्षा नहीं करता। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृत सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। सन 1940 से 1956 तक का समय सुमन जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अब तक उनके 2 काव्य संग्रह निकल चुके थे। हिल्लोल का कवि अब जीवन के गान तक की यात्रा तय कर चुका था। इन कविताओं में समाज और उसके अंतर्द्वंद की स्पष्ट छाया है। प्रलय सृजन में गरीबी, शोषण और मानवता के प्रति कवि की चेतना का भाव और उभरा। सुमन जी ने सन 1948 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट प्राप्त की। इस दौरान वे ऋग्वेद के उषा गायन, कालिदास की मेघदूत, जयदेव के गीत गोविंद आदि अनेक संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित हुए। उनकी कविता शैली में संस्कृत की काव्य परंपरा का स्पष्ट प्रभाव व निर्वाह दिखाई पड़ता है। ये पहले हिंदी के कवि हैं जिन्होंने ऋग्वेद के उषा मंत्रों के ऊपर बहुत अच्छा लिखा था। ऋग्वेद में काव्य सौंदर्य है, ये इन्होंने उद्घाटित किया था। और ये कालिदास को उन्होंने खूब अच्छी तरह से घोटा है। कालिदास की बहुत ही स्मरणीय पंक्तियां मैंने सबसे पहले सुमन से सुनी। वाल्मीकि का प्रभाव कालिदास पर कैसे पड़ा है, ये सुमन ने ये बात पकड़ी है। तो ये हिंदी कविता के अलावा संस्कृत साहित्य से भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और कालिदास के इनके बहुत असर है। इस कविता का शीर्षक है कहाँ समाप्त साधना। छोटी सी कविता 2 छंद की, पर थोड़ा सा विचित्र है, मतलब कि पंचचामर छंद में मैंने लिखा है। ये हिंदी का छंद नहीं, ये संस्कृत का छंद है। और संस्कृत का होते हुए भी प्रसिद्ध इसलिए है कि रावण ने इसी छंद में शिव का तांडव स्तोत्र लिखा था। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमण्य लिम्प मिलझरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। पूरे के समास के समास है, कहीं सांस नहीं ले सकते। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमण्य लिम्प मिलझरी
लोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणम मम पिटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमंड नाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। बड़ा प्रसिद्ध है, मगर वो ओज उसमें बहुत है, मैंने उसको उल्टा लिया है। वो छंद वही, उसकी अपेक्षा कोमल है। तो तुम पी रहे गरल की देख नीलकंठ मुग्ध हैं, सुधा लजा गई अमर पतित असुर विक्षुब्ध हैं, मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना कि है नरत्वताओं पर लगा हुआ है ग्राम गृह नगर सभी तो दांवों पर। तो तुम्हें अगर है यान कुछ मनुष्यता के नाम की तो ध्यान ये बना रहे वमन न हो, वमन न हो। तुम तप रहे हो जिस तरह न तप सका निदाग भी, निदाग ग्रीष्म ऋतु तुम लू चलती, तुम तप रहे हो जिस तरह न तप सका निदाग भी, तुम्हारी आग देख मंद पड़ गई दवाग भी, मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना, मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना, लपट लपट से भेंट लो हर एक शोला चिन्ह चिन्ह अंक में समेट लो। क्यों बने अगर विभूति तो दोनों विभूति राख मैंने ऐश्वर्य देश के गौरव, बने अगर विभूति तो जो आ रही है पीढ़ियां भविष्य में उन्हें कभी तपन न हो, तपन न हो। सुमन जी जब कविता के क्षेत्र में आए उस समय छायावादी कविता अपने उत्कर्ष पर थी। बनारस अनेक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। काशी का सांस्कृतिक संस्कारपूर्ण वातावरण युवा सुमन के लिए न केवल रुचिकर था बल्कि फलदायी भी। उनकी कविता जहां छायावाद की अलंकारिक शैली और शब्दों से प्रभावित हुई, वहीं प्रगतिवाद उनकी कविताओं का विशेष आकर्षण रहा। काशीवास के दौरान वे ऐसे कवि के रूप में उभरे जो छायावादी अंतर्मुखी चेतना को लोकोन्मुखी बनाने के प्रयत्न में लगे और सफल हुए। ये काल हिंदी साहित्य का वो काल था जब कविता न केवल लिखी जाती और प्रकाशित होती थी बल्कि पढ़ी जाती थी। श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उत्सुकतार भोगा स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। कवि गोष्ठियों और काव्य संध्याओं की ज्वलंत परंपराओं के बीच सुमन जी ने अपना स्थान बनाया। इस दौरान वे निराला से बहुत प्रभावित हुए। उन दिनों काशी में बजरों पर कवि गोष्ठियों की एक विशिष्ट परंपरा थी जिसमें सुमन जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने कविता की वाचक परंपरा को नए आयाम दिए। कविता पढ़ते समय सुमन जी केवल शब्द नहीं पढ़ते बल्कि अपनी वाणी के उतार चढ़ाव, चेहरे के हाव भाव और संपूर्ण शरीर की भंगिमा से कविता पढ़ते हैं। वो देखो गंगा के तट पर धधक रही मरघट की ज्वाला, एक एक चिनगारी में ही कितने काल अशेष भरे हैं, एक एक चिनगारी में ही कितने काल अशेष भरे हैं और कितनों के अरमान अधूरे यहाँ राख का वेश धरे हैं। तो नित्य प्रति नई नई आहुतियाँ धधक रही मरघट की ज्वाला। फूंक चुके कितने अपने ही हाथों से जीवन सुख अपना, फूंक चुके कितने अपने ही हाथों से जीवन सुख अपना, और बहा चुकी हैं दुखिया आंखें कितनी गंगा कितनी जमुना, पर न बुझी है अब बुझ न सकेगी धधक रही मरघट की ज्वाला। सृष्टि बहा देती यदि शंभु जटाओं का मिलता न सहारा, सृष्टि बहा देती यदि शंभु जटाओं का मिलता न सहारा। सुर नर जिसे देख सिहरे थे यहाँ वही गंगा की धारा, किंतु वक्ष पर आज उसी की धधक रही मरघट की। हुआ करते श्रृंगाल मिल, हाय हाय मानव करते हैं, हु करती मुआ, मुआ पक्षी होता है, हु करती मुआ, चिता के सूखे काठ चीख भरते हैं, पर कर्ण बधिर सी अपनी धुन में धधक रही मरघट की ज्वाला। आज उज्जैन सुमन जी की कर्म भूमि है। 1961 में वे श्री माधव कॉलेज के स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष पद पर रहने के बाद विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। विद्यार्थियों के चहेते अध्यापक और उज्जैन के लाडले सुमन के जीवन में उज्जैन इतना रच बस गया कि उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ।
हिमगिर के उर का दाह दूर करना है, हिमगिर के उर का दाह दूर करना है, मुझको सरसरिता नद निर्जर भरना है। मैं बैठूं कब तक केवल कलम संभाले, मुझको इस युग का नमक अदा करना है। मैं कुमुदवती से राम राम करता हूँ, काली दह के दह को सलाम करता हूँ। जिसकी रज से उपकृत गीता का गायक, उस सांदीपन गुरु को प्रणाम करता हूँ। मेरे उर में भी रूप किसी का अटका, मेरे विराग में अनुरागी स्वर लटका। भर्तृहर तुम्हारी परंपरा का मैं भी घर से बन, बन से घर बरसों तक भटका। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी कविता के इतिहास में उस दौर के कवि हैं जिसे हम जवानी का कवि कहते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर दो प्रमुख प्रसिद्ध और बड़े कवि हैं। सुमन उस परंपरा की आखिरी कड़ी है। सुमन ने प्रकृति पर कम कविताएं लिखी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नारी के प्रति आकर्षण, उसके रूप के प्रति और उससे रागात्मक लगाव, ऐसी काफ़ी कविताएं सुमन जी ने लिखी हैं। दिन चढ़े जहाँ गोरे हाथों मथनी मत्ती के कंडे करते, होती संध्या ठकते दिगंत जिनके चरणों की धूल चूम। ग्वालिनियाँ कट सिर पर घट धर चल पड़ती हंस हंस झूम झूम। चुनरी लाल नीला लहंगा बिखरे कुंतल सहमे रोज, किस चपल कन्हैया को उनकी कजरारी आंखें रहीं खोज। गृहपथ वृंदावन बनता जब कानों तक तनते नयन बाण, बिरला ही होगा भाग्यहीन मन विद्धन जिसके मुक्त प्राण। मैं बैठा देखा करता था पनघट पर उनकी लगी भीड़, मन का पंछी खोजा करता था वहीं कहीं अपना सुलीड़। अपना सुनीड़ वो उन सब सी ही अल्हड़ थी, नटखटपन से सब भरे काम, अंचल सरकाना मुस्काना गिरता घट लेना थाम थाम। मिल गई मुझे मेरी सुषमा, सावन की नव हरियाली सी, क्या कहूँ कि दुनिया नटखट थी या कहूँ कि भोली भाली थी यौवन की चढ़ती के दिन, आशा उमंग से हृदय भरा, और मैं तो सावन का अंधा था, सब मुझे सूझता हरा हरा। पर उन सब बातों को बीते हो चुके आज हैं 3 वर्ष। मैं आज लौट कर आया हूँ उर में नूतन उत्साह हर्ष। धोती तौलिया लिए अपनी कुइयाँ पर आकर हुआ खड़ा, देखा कोई अहरिन आती हाथों में छूछा लिए घड़ा। मैं गगरे की गर्दन में फंदा डाल रहा था झुका झुका, पदचाप पड़ गई धीमी सी, मेरा मन भी कुछ रहा रुका। अच्छे तो मलिको रहो, हमारे यहाँ गांव की भाषा, मालिक अच्छी तरह रहे। अच्छे तो मलिको रहो कहा उसने, मैंने फिर कर देखा, वो कौन आह गुनिया ही थी मेरी स्मृति की धुंधली रेखा। सुमन जी का जीवन एक सपाट मैदान की तरह कभी नहीं रहा। उनमें जीवन के प्रति इतनी ललक रही है कि उनके व्यक्तित्व का अनेक रूपों में विकास हुआ। उन्होंने शैक्षिक जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया, किंतु उनका कवि हृदय नहीं बदला। वे हमेशा व्यस्त रहने वाले एक भावुक हृदय और मिलनसार व्यक्ति हैं। गहन अध्ययन एवं भारतीयता की समझ रखने वाले सुमन जी को स्वयं नेहरू जी ने 1956 में नेपाल के भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक एवं सूचना सचिव के पद पर नियुक्त किया। नेपाल की सुंदरता से कवि का हृदय प्रभावित हुए बिना न रह सका और यहीं विंध्य हिमालय कविता संग्रह की रचना हुई। साहित्यिक एवं अनेक क्षेत्रों में सुमन जी के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। सुमन जी सरस्वती के वरद पुत्र हैं। अध्ययन उनके जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है जिसमें वे निरंतर डूबे रहते हैं। उनके अनेक काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से प्रमुख हैं हिल्लोल, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, पर आंखें नहीं भरी, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, कटे अंगूठों की बंधनवार और वाणी की व्यथा। अध्ययन और जीवन के अनुभवों से वे काव्य सृजन की प्रेरणा पाते हैं।
आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की और घुमा दो नाविक निष्पत पार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। इसलिए सड़क पढ़ी जा रही, पढ़ने पर लय चाहिए, गति गति चाहिए, है ना? ऐसे तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ, क्या हुआ स्वर? लहरें जो हैं उठ रही, हाँ, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तौलो। अरे कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। तो कभी मालूम पड़े कि तुम उसको जी रहे हो लाइन पे, रोज थोड़ी तूफान प्यार मिलता है जीवन में, कभी कभी मिलता है। जब मेरे प्यार तुम छावर कर दो, तूफान कूद पड़ो समुद्र में। पंडित जी कहा करते थे, लिव डेंजरसली। जवानी मिली किस लिए? खतरा मोल। सुमन जी अध्यापक को भावी नागरिकों के नेता और निर्माता मानते हैं। वे अपनी कविता में समाज के हर रंग, हर धड़कन को कैद करना चाहते हैं। उम्र की इस दहलीज पर भी वे थके नहीं हैं। जीवन से जुड़े हैं और नेहरू जी की भांति मानते हैं कि मंजिलें और भी हैं तय करने के लिए। युवावस्था में वे सबसे अधिक नेहरू जी से प्रभावित हुए, जिन्होंने उन्हें जीवन को एक कविता बना देने की प्रेरणा दी। शायद यही कारण था कि वो नेहरू जी के अंदर बसे भावुक रूप को भी समझ सके। सुमन जी का जो दूसरा पक्ष है, जहां किसी व्यक्ति के, सार्वजनिक व्यक्ति के निजी अनुभव की, नितांत एकांत अनुभव की, और कभी कभी अपने भी, कविता में उस विषय को जहां लिया है, वहां सुमन जी का एक दूसरा ही रूप प्रकट होता है, जिसका एक अच्छा उदाहरण है मिट्टी की बारात शीर्षक कविता। जवाहरलाल नेहरू के सार्वजनिक पक्ष को लेकर सुमन जी ने काफ़ी कविताएं लिखी हैं, लेकिन एक पक्ष जवाहरलाल नेहरू का ऐसा है जिसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पत्नी कमला जी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां थोड़ी सी बचा के रखी थी, और वो इसलिए कि स्वयं पंडित जी अपने देहावसान के बाद जो अस्थियां उनकी बचेंगी, उनके साथ दोनों का प्रवाह संगम पर एक साथ हो। कल्पना बड़ी रोमांटिक मालूम होती है, लेकिन इससे नेहरू के व्यक्तित्व की एक कुंजी का पता चलता है। सुमन ने इस पर एक कल्पना की है कि कैसे दोनों, कमला की और नेहरू जवाहरलाल की अस्थियां संगम में एक साथ बहती हैं तो आपस में क्या बातचीत करती हैं। मैंने इंदिरा गांधी से पूछा, जब लिखूं, असल में उनका शोक प्रस्ताव वहाँ पारित हो रहा था साहित्य अकादमी में, तो मैंने कविता लिख तो डाली थी, पर चूंकि मैं उस समकालीन कवि हूँ तो कोई टेक्स्ट गलत न जाए, इसलिए वहाँ जब उसके बाद मैंने कहा कि एक आपसे पूछना चाहते क्या। हम कहा कमला नेहरू के कमरे से उनकी कलश मंजूषा फूलों की विजयलक्ष्मी पंडित लाई थी कि आप लाई थी पंडित जी के कलश के बगल में रखने को? तो चौंकी, बोले तो बहुत पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत की क्यों पूछ रहे हैं? बोले आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हम क्या इसलिए पूछ रहे हैं, मैंने उसमें कविता लिखी और उसमें मैंने पूरा वर्णन किया है कैसे जैसे कोई शादी होकर डोली में आई होंगी, ऐसे आखिर में डोली जो है जा रही है गंगा में प्रवाहित होने के लिए। तो आपके पास कविता है? हमने कहा हमने सुना ये, वही हमने साहित्य एकदम सुनाया, वो धारा आंसू के बन गई थी, छप 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 छप, अरे यहाँ पानी है, अरे यहाँ पानी है, जनरव का ज्वार या त्रिवेणी का कोलाहल, जनरव का ज्वार या त्रिवेणी का कोलाहल, समझ गई संगम है संगम है, समझ गई संगम है, यहाँ सभी मिलते हैं नारी नर पुण्य पाप वर और शाप, संगम है गंगा का जमुना का गत आगत अधुना का, सतरज और तम की सम्मिलित हिलोर सी, और सरस्वती सिसक रही है यहाँ विभोर सी। छलना को सत्य करो मेरी भव बाधा हो, ये क्या हठात हुआ, किसने पहना दी मुझे वरद वरमाला सी, शीतल मधु ज्वाला सी, धन्य हुई संगम में लीन हुई
बहने लगी जीवन की धारा में। धन्य हुई संगम में लीन हुई, बहने लगी जीवन की धारा में। अरे तुम कौन हो, बरबस बहे आ रहे तरल नीलांबर में। अब उनके फूल अस्थियां पास, तरल नीलांबर, जैसे नीला आसमान, ये गंगा जमुना तरल नीलांबर, पिघला हुआ आसमान। अरे तुम कौन हो, बरबस बहे आ रहे तरल नीलांबर में, किसकी पदध्वनि से आज झंझना उठे हैं फिर अणु अस्तित्व के। किसकी पदध्वनि से आज झंझना उठे हैं फिर अणु अस्तित्व के। दूर रहो, बहने दो। जवाहर, डरो नहीं, पथिक हूं थका हारा। डरो नहीं, पूरा गिना हुआ टाइम 40 वर्ष बाद आया था, मैं ये गिन रखे थे। और कभी किसी से पैर भी नहीं, उनके मरने के बाद सेवा ली नहीं, पैर दबा दो, मत्था तक होता तो कमला साहब मैं दबाऊंगा, बड़ा करुण हमको लगा वो। डरो नहीं, पथिक हूं थका हारा। जब से गई छूट तू, फिरा किया मारा, लहरों के फूल सा, खोकर तुझे खो सा गया धारा के कूल सा। ऐसी खोज समा गई मन के किसी प्रांतर में, तुझको ही खोजा किया जनता में जनांतर में। भरी आंखों और बुझी पुतलियों में, ऐसी बेकली सी समाई कन में। तेरा ही प्रेम हुआ जन में प्रतिबिंबित, तेरा ही प्रेम हुआ जन में प्रतिबिंबित। ऐसी बेकली सी समाई कन में, तेरा ही प्रेम हुआ जन में प्रतिबिंबित। मोह की सीमा तक, श्वेत में श्वेतता और नील में नीलिमा तू ही बनी पुतली की। सफेद श्वेत में श्वेतता और नील में नीलिमा तू ही बनी पुतली की। बाहर से भरा भीतर ही सूखा किया। तू क्या गई, गंध गई, गान गया, राग गया। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में रहने वाले सरस्वती पुत्र सुमन बहुमुखी प्रतिभा और क्षमताओं के धनी है। उनका व्यक्तित्व बहुरंगी है। आज भी वे अनेक समितियों एवं विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। सुमन जी जहां एक लोकप्रिय कवि हैं, वहीं सफल प्रशासक भी। जहां आदर्श शिक्षक हैं, वहीं समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी। वो आज भी कार्यरत हैं। आज वो कालिदास अकादमी के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक बात होती तो हम उसको आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है। ये इनका संबंध, इनका हमारा ये ताल्लुक आज से नहीं, मुद्दत से है। इनमें क्या सिफत है, बस ये कहना है, शायर लोग हैं ना, कवि हैं ना, लिहाजा इनकी ज़बान को कोई रोक नहीं सकता। सुमन जी का काव्य प्राणों की ऊर्जा और वाणी के उद्घोष से मुखरित है। उन्होंने हिंदी कविता को नवीन स्फूर्ति और नई प्राण शक्ति प्रदान की। सुमन जी नियम के इतने पक्के हैं कि उनका सुबह का टहलना लोग उदाहरण के रूप में देते हैं। उनका व्यवहार सहज और व्यक्तित्व आकर्षक है। अपने परिवार और पत्नी को वे विशेष स्थान व सम्मान देते हैं। अपने सौम्य व विनम्र स्वभाव के कारण उज्जैन शहर में वे इतने लोकप्रिय हैं कि उनका जन्मदिन शहर के तमाम लोग एक उत्सव की तरह मनाते हैं। सही मायने में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन केवल एक कवि ही नहीं, एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं। सामाजिक कार्यों में भागीदारी करना सुमन जी के जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना है, मैं सामाजिक कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, गति पर विश्वास करता हूँ। मेरा मार्ग गौतम की तरह मध्य मार्ग है। मैं अति को अव्यवहारिक उबाल मानता हूँ और हठ धर्मिता से दूर रहना चाहता हूँ। मेरे मन में लक्ष्य साफ है। मेरी आगामी काव्यधारा भी लोक साधना का प्रतिरूप होगी। इस सुषमा का अंत नहीं है, पतझड़ यहीं, वसंत यहीं है। यहीं कोयलिया कूक कूक कर देती है रात। अभी कहाँ मैं गा पाया हूँ अपने जीवन गान। अभी अभी तैयार हुआ हूँ, अभी राह पर खड़ा हुआ हूँ। अभी अभी तो साथ लिया है चलने का सामान। अभी कहाँ मैं गा पाया हूँ अपने जीवन गान। अभी अभी तो स्वर पाया है, अभी कहाँ मैंने गाया है।
निकल पड़ी मेरे उससे उल्टी सीधी तान, अभी कहाँ मैं गा पाया हूँ अपनी जीवन गान। कि मृत्यु मुझे दुख भार ना होगी, चिता मुझे दरकार ना होगी, स्वयं होलिका बनकर मेरे धधक उठेंगे प्राण। अभी कहाँ मैं गा पाया हूँ अपनी जीवन गान, अभी कहाँ मैं गा पाया अपनी जीवन गान।